धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री नहीं है। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी के हाथों में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मंत्री बदल जाने से देश की परीक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? क्योंकि नए शिक्षा मंत्री को कोई सामान्य मंत्रालय नहीं मिला है। उन्हें ऐसा शिक्षा तंत्र मिला है जिस पर पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं। नीट विवाद हो, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने का मामला, भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक, एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल और करोड़ों छात्रों का टूटता भरोसा। ऐसे में प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई योजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि उनके भरोसे को वापस लाना है जो देश के युवाओं का परीक्षा व्यवस्था से उठ चुका है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं अर्ना। जब किसी नए मंत्री को मंत्रालय मिलता है तो अक्सर चर्चा इस बात की होती है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। इस बार सवाल ये नहीं है कि प्रहलाद जोशी क्या नया करेंगे, सवाल ये है कि वे उस पुराने संकट से कैसे निपटेंगे जो सालों से लगातार गहराता गया है। क्योंकि अगर पिछले 2-3 सालों नहीं बल्कि पिछले 23 सालों का रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर बेहद चिंताजनक दिखाई देती है। 5 जून 2026 को इंडियन एक्सप्रेस ने 2002 से 2025 के बीच हुए 45 बड़े पेपर लीक मामलों की विस्तृत पड़ताल छापी थी। रिपोर्ट में सिर्फ उन्हीं परीक्षाओं को शामिल किया गया था जिनमें कम से कम 1 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। इनमें 27 सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाएं थीं और 18 उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षाएं। अदालतों के रिकॉर्ड, जांच एजेंसियों के दस्तावेज और अधिकारियों से बातचीत के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट ने बताया कि इन 45 मामलों में कम से कम 1658 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 925 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। कई आरोपी भी अभी भी जेल में हैं और कुछ बरी हो चुके हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बावजूद पिछले 23 वर्षों में सिर्फ 2 मामलों में सजा हो सकी। यानी गिरफ्तारी हुई, जांच हुई, चार्जशीट तक दाखिल हुई, लेकिन न्याय की मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ज्यादातर मामले रास्ते में ही अटक गए। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जो अब प्रहलाद जोशी के सामने खड़ी है। दरअसल हर बार जब कोई पेपर लीक होता है तो सबसे पहले किसी कर्मचारी, किसी परीक्षा केंद्र या किसी एजेंसी पर उंगली उठती है। लेकिन पिछले वर्षों की जांच बताती है कि समस्या किसी एक संस्था तक सीमित नहीं है। कई मामलों में प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ट्रांसपोर्ट कंपनियों तक, आउटसोर्सिंग एजेंसियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक और सॉल्वर गैंग से लेकर तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों तक का एक पूरा नेटवर्क काम करता हुआ दिखाई देता है। यानी बीमारी सिर्फ एनटीए की नहीं, बीमारी पूरे परीक्षा तंत्र की है। यही वजह है कि नए शिक्षा मंत्री के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती एनटीए पर भरोसा वापस लाने की होगी। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की छवि लगातार विवादों में रही है। चाहे नीट को लेकर उठे सवाल हो या यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने का मामला, हर घटना ने छात्रों के मन में यह डर पैदा किया कि कहीं मेहनत से पहले ही सिस्टम हार न मान जाए। अब केवल परीक्षा आयोजित कर देना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को यह साबित करना होगा परीक्षा सुरक्षित भी है और निष्पक्ष भी। दूसरी बड़ी चुनौती होगी पेपर लीक के पूरे नेटवर्क को तोड़ना। अभी तक ज्यादातर मामलों में कार्रवाई छोटे स्तर के आरोपियों तक सीमित रह जाती है। कुछ गिरफ्तारियां होती है, कुछ लोगों पर मुकदमे तक दर्ज होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पूरे नेटवर्क को खड़ा किया, जिनके पास पैसा है, पहुंच है और व्यवस्था में सेंध लगाने की क्षमता है, वे अक्सर कानून की पकड़ से दूर रह जाते हैं। जब तक जांच की दिशा सिर्फ आखिरी कड़ी तक सीमित रहेगी और पूरी चेन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक किसी एक गिरोह को पकड़ लेने से भी समस्या खत्म नहीं होगी। वहीं तीसरी चुनौती जांच एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने की होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। सुनने में यह फैसला मजबूत लगता है, लेकिन अदालत तभी तेजी से फैसला दे सकती है जब उसके सामने मजबूत सबूत हो। पिछले कई मामलों में अदालतों ने खुद जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कहीं क्लोजर रिपोर्ट खारिज हुई, कहीं दोबारा जांच के आदेश देने पड़े और कहीं सबूतों की कमी की वजह से मामला कमजोर पड़ गया। इसलिए अगर जांच मजबूत नहीं होगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगे। चौथी चुनौती तकनीक की समस्या नहीं, समाधान बनाना है। समय के साथ पेपर लीक के तरीके भी बदल गए हैं। पहले सवाल छपाई से पहले या बाद में बाहर निकलते थे। अब ब्लूटूथ डिवाइस, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर और डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी उसी स्तर की होनी चाहिए। पेपर तैयार होने से लेकर प्रिंटिंग, पैकिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और परीक्षा केंद्र तक हर चरण की डिजिटल ट्रैकिंग, जवाबदेही और ऑडिट अनिवार्य करना होगा। अगर तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ परीक्षा कराने तक सीमित रहेगा और सुरक्षा में नहीं होगा तो जोखिम फिर भी बना रहेगा। पांचवी और शायद सबसे कठिन चुनौती होगी छात्रों का भरोसा वापस जीतना। क्योंकि किसी भी परीक्षा का सबसे बड़ा आधार विश्वास होता है। लाखों छात्र एक एक दो दो साल, 5 साल मेहनत करते हैं, परिवार अपनी बचत खर्च करता है, कई छात्र नौकरी छोड़कर तैयारी करते हैं,
लेकिन जब परीक्षा रद्द होती है या पेपर लीक की खबर आती है तो सिर्फ परीक्षा नहीं रद्द होती बल्कि उनके भविष्य की पूरी योजना प्रभावित होती है। यही वजह है कि अब सरकार के सामने कि सिर्फ कानून लागू करने का सवाल नहीं है बल्कि भरोसा बहाल करने का सवाल भी है। अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो प्रहलाद जोशी ऐसे समय में शिक्षा मंत्री बने हैं जब परीक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में आने वाले महीनों में होने वाली हर बड़ी परीक्षा उनके लिए एक परीक्षा भी होगी। अगर कोई नया विवाद सामने आता है तो राजनीतिक जिम्मेदारी भी नए शिक्षा मंत्री पर आएगी। वहीं व्यवस्था में सुधार दिखाई देता है, समय पर परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक के मामलों में तेजी से कार्रवाई होती है और दोषियों को सजा भी मिलती है, तो इसका श्रेय भी सबसे पहले उन्हें ही मिलेगा। यह भी समझना जरूरी है कि पेपर लीक किसी एक सरकार या किसी एक राज्य की सरकार की समस्या नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 23 वर्षों में अलग अलग राजनीतिक दलों के शासन वाले राज्यों में ऐसे मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, राजस्थान और गुजरात में भी कई बड़े मामले सामने आए। यानी यह राजनीतिक नहीं बल्कि संस्थागत संकट है। इसलिए समाधान भी किसी एक राज्य या एक एजेंसी तक सीमित नहीं हो सकता। इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, जांच एजेंसियों के बीच तालमेल और परीक्षा संचालन से जुड़े हर स्तर पर जवाबदेही तय करनी होगी। नए शिक्षा मंत्री के सामने इसलिए सिर्फ प्रशासनिक चुनौती नहीं है बल्कि नैतिक चुनौती भी है। उन्हें यह साबित करना होगा कि मेहनत करने वाला छात्र किसी सेटिंग, किसी सॉल्वर गैंग या किसी पेपर माफिया से कमजोर नहीं है। उन्हें यह भरोसा देना होगा कि परीक्षा का परिणाम पैसे या पहुंच से नहीं बल्कि योग्यता से तय होगा। आने वाले समय में लोग प्रहलाद जोशी का मूल्यांकन उनके भाषणों से कम और परीक्षा व्यवस्था में आए बदलाव से ज्यादा करेंगे। अगर एनटीए की विश्वसनीयता मजबूत होती है, पेपर लीक के मामलों में दोषियों को समय पर सजा मिलती है, जांच एजेंसियां बेहतर काम करती हैं और छात्रों को बिना विवाद के परीक्षाएं देने का माहौल मिलता है, तभी कहा जाएगा कि शिक्षा मंत्रालय में सिर्फ चेहरा नहीं बदला बल्कि व्यवस्था भी बदली है। क्योंकि आखिरकार शिक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किताबें छापना या परीक्षाएं कराना नहीं है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देश के युवाओं को यह भरोसा देना कि उनकी मेहनत का फैसला उनकी प्रतिभा करेगी, किसी लीक हुए पेपर, किसी सिफारिश या किसी भ्रष्ट नेटवर्क का हिस्सा नहीं। और यही भरोसा वापस लाना आज नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा है। इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, देश के नए शिक्षा मंत्रियों के सामने आने वाली चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? क्या कुछ करना चाहिए नए शिक्षा मंत्री को शिक्षा नीति को लेकर? और क्या राय है आपके, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की इंसाइट भरी खबरों के लिए बने रहें एयरनाउ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,